Do you face problems in remembering NCRT? If your answer is yes, then you are at the right place. Hi everyone, I am Dr. Divya and I run this channel and I am here to help you with my notes. So like, share and subscribe to the channel if you haven't already so that you don't miss any notification. स्टार्ट करते हैं 16 चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें 10 पेजेस हैं। 10 पेजेस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे वन बाय वन पेजेस स्ट्रक ऑफ करते जाएंगे हम लोग, ठीक है, कि ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, तो ऐसे ही हमें करना है। पहले फूड के बारे में दे रखा है, फर्स्ट हेडिंग है इसमें फूड की। स्टार्ट करने से पहले आपके पास सबकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, एनसीईआरटी होनी ही चाहिए। उसका पेज नंबर 257 निकालो सबसे पहले, फर्स्ट पेज, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का फर्स्ट पेज निकालना है। एज यू कैन सी इसमें ऑलमोस्ट 3 पैराग्राफ्स दे रखे हैं, थर्ड पैराग्राफ इनकम्प्लीट है और फर्स्ट पैराग्राफ में फूड के बारे में बता रहे हैं, तो फूड के बारे में ही हमें डिस्कस करना है। इसके लिए टॉपिक मैंने फूड लिख दिया है। इसके फूड के मेजर कंपोनेंट्स क्या होता है, उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं और इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। 3 ही मेजर कंपोनेंट्स हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से दे रखे हैं, जो एनसीईआरटी में बोल रखा है स्मॉल क्वांटिटी, ये सिर्फ विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बोल रखा है। वाटर के बारे में एक अलग से बोल रखा है कि ये 2 चीज़ों में काम आता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में और डिहाइड्रेशन के प्रिवेंशन में। तो ये 2 काम हैं जो वाटर के इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में लिख रखे हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स को ले रखा है। पूरा जो कैनाल है, कैनाल मीन्स माउथ से लेकर एनस तक जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल है, और उसके जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं उनको कंबाइन करके हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ये 2 चीज़ों को, ये सेकंड जो पैराग्राफ और दे रखा है सेकंड हेडिंग में डाइजेस्टिव सिस्टम, यही चीज़ लिखी रखी है कि एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। डाइजेशन का प्रोसेस, जो प्रोसेस के बारे में बता रखे कि ये क्या है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल, 2 ही टर्म्स दे रखे हैं इस प्रोसेस के बारे में, विच इज़ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। हो सकता है कई बार असर्शन में ऐसा आ जाए, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट आ जाए कि मैकेनिकल या सिर्फ बायोफिजिकल, ऐसा नहीं है। यू हैव टू से कि ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल है, ओके। डाइजेशन का प्रोसेस होता क्यों है, टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना फूड को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स से सिंपल एब्जॉर्बेबल, ताकि एब्जॉर्ब हो जाए, सिंपल हो जाए तो एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एज इट इज़ एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। अगर आप बर्गर खाते हो तो बर्गर ऐसा पूरा का पूरा बन चला जाएगा अंदर, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन, उसको पहले च्यू करना है, वो सारी प्रोसेसेस जो एंजाइम्स के थ्रू भी होंगी, ये बहुत ज़रूरी है। पहले उसको इतना सिंपल कर दो ताकि वो बॉडी के एब्जॉर्ब करने लायक हो जाए। तो ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हमें जाना है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होता है, पहले बात कर रही थी मैं, माउथ से लेकर एनस तक, ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है, ओके। माउथ है, ये इंटीरियर ओपनिंग है, एनस पोस्टीरियर ओपनिंग है, ये ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पे माउथ से जब आप प्रोग्रेस करोगे, माउथ के अंदर उसको क्या बोलते हैं, बकल और ओरल कैविटी। बकल और ओरल कैविटी में क्या होता है, टीथ होते हैं, सिर्फ 2 चीज़ें, टीथ और टंग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि माउथ को ना कई बार बोल देते हैं लोग कि पूरा का पूरा, कि अंदर जो भी जहाँ पे टीथ है, जहाँ पे टंग है, जहाँ पे गम्स हैं, वही आपका माउथ है। ऐसा नहीं है, माउथ आपकी सिर्फ एक ओपनिंग है, ओपनिंग को ही माउथ बोलते हैं। वो जो अंदर है वो ओरल कैविटी बोलते हैं और बकल कैविटी बोलते हैं। सो यू शुड ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। तो सबसे पहले हम टीथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कितना सारा टीथ में के बारे में मैंने यहाँ पूरा टीथ के बारे में ही लिख रखा है। टीथ की जो अटैचमेंट होती है, ये अटैचमेंट होती है थीकोडॉन्ट,
ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो अटैचमेंट है वो थीकोडोंट है, डेंटिशन है वो डायफायोडोंट है, और डेंटिशन हेट्रोडोंट भी है। टर्म्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट है थीकोडोंट, क्यों? क्योंकि जो टूथ है, टूथ एम्बेड्स इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, इंपॉर्टेंट है। जॉ बोन का जो है उसके सॉकेट में एम्बेडेड होता है, और इस तरह की अटैचमेंट को क्या बोलता है? थीकोडोंट। ओके, डेंटिशन कैसा है? डेंटिशन दो तरह का ही दे रखा है, डायफायोडोंट और हेट्रोडोंट। डायफायोडोंट मीन्स डेंटिशन आपके दांतों के बारे में बता रखा है। डायफायोडोंट है कि डाई मतलब दो, ठीक है। तो टू सेट्स हैं, टीथ के टू सेट्स हैं, और ये मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स में होता है, मेजॉरिटी में होता है, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स में। हो सकता है कि इन सम ऑफ द मैमल्स, अगर लिखकर कभी आ जाए सम ऑफ द मैमल्स, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट आ भी सकता है। तो यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि सारे मोस्टली मैमल्स में क्या होता है, डेंटिशन होती है डायफायोडोंट की। ओके, डायफायोडोंट टू सेट्स होते हैं टीथ में। होते हैं ना कि बोलते हैं पहले कि बच्चों के दूध के दांत आए, फिर मिल्क टीथ आया, फिर परमानेंट आ गए। ओके, तो यही चीज़ इसमें बता रही है, परमानेंट, सॉरी टेम्परेरी और डेसिड्यूस। टेम्परेरी को ही डेसिड्यूस बोलते हैं, और ये रिप्लेस हो जाते हैं किससे? परमानेंट और एडल्ट टीथ से। ओके, ये चीज़ है। डेंटिशन हेट्रोडोंट क्यों है? हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम, यही होता है। तो हेट्रो है मतलब डिफरेंट टाइप्स है, टीथ के भी डिफरेंट टाइप्स है, सिमिलर टीथ नहीं है हमारे। ओके, तो चार तरह के हैं। इंसाइजर्स हैं, आगे इंसाइजर्स होते हैं, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। एंड इसके बाद डेंटल फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। डेंटल फॉर्मूला 2123 2123 2123 फॉर्मूला है। आधी आप पूरा जो आपका बकल कैविटी है उसको आधा कर दो, आधा करके सिर्फ ऊपर के या सिर्फ नीचे के टीथ आप देखो, तो 2123 मतलब इसका है कि जो 2 है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि 2 है वो इंसाइजर्स है, 1 है कैनाइन, फिर से 2 है प्रीमोलर्स, और मोलर्स 3 है। तो इस पे लिखा है ईच हाफ अपर या लोअर, अपर या लोअर जॉ के अगर हम काउंट करेंगे टीथ तो ऐसे आएगा। तो टोटल अगर हम ऐसे दो दो काउंट कर दें कि सिर्फ ऊपर वाले और ये सिर्फ नीचे वाले हैं, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आंसर आ जाता है 32। इसका मतलब है कि टोटल एडल्ट टीथ कितने होते हैं? 32। इनामल की बात करते हैं। इनामल क्या है? हार्ड च्यूइंग सरफेस है और मैस्टिकेशन। इनामल के दो काम लिख रखे हैं इसमें, दोनों याद होने चाहिए, मैस्टिकेशन और हार्ड च्यूइंग सरफेस। च्यू करने के लिए, मैस्टिकेट करने के लिए, राइट। दो चीज़ें बता रखी हैं, तो दोनों टर्म्स पता होने चाहिए। अब हम आते हैं टंग पे। बकल कैविटी में टंग भी थी, फ्रीली मूवेबल है, कहीं से वैसा नहीं है, फ्रीली मूवेबल है, मस्क्यूलर है। इसका जो टिश्यू कौन से टिश्यू से बना है ये इंपॉर्टेंट है, मस्कुलर है, याद रहना चाहिए। अटैच टू फ्लोर ऑफ बकल कैविटी बाय फ्रेनेलम, फ्रेनेलम से अटैच है, नीचे से अटैच्ड है, आपने देखा होगा नीचे से जो अटैचमेंट होती है उसको फ्रेनेलम बोलते हैं। ओके, तो जो अटैचमेंट जिससे अटैच होता है। स्मॉल प्रोजेक्शंस, अब आते हैं स्मॉल प्रोजेक्शंस ऑन अपर सरफेस कॉल्ड, आपने देखा होगा अपनी टंग को कि थोड़े थोड़े रेज सरफेस है, रेज्ड चीज़ें हैं, रेस्ड चीज़ें लगती हैं आपको, क्योंकि स्मूथ नहीं है टंग आपकी, स्मूथ नहीं होती है, तो कुछ कुछ रेस्ड होता है स्ट्रक्चर्स, उनको हम पैपिला बोलते हैं। इसमें से कुछ के पास टेस्ट बड्स होते हैं, सबके पास नहीं होते, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैपिला होते हैं टंग पे, वो अब डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ के पास उसमें से टेस्ट बड्स होते हैं, उसी से आपको टेस्ट पता चलता है कि यू परसीव टेस्ट, कि ये स्वीट है, ये सार है, ये बिटर है, इस तरह से आपको टेस्ट परसीव हो रहा है इसके थ्रू। अब ये तो थी कहानी माउथ की, ठीक है। माउथ की नहीं है, बकल कैविटी। पहले हमने माउथ से शुरू किया था, फिर हम मुंह में आ गए थे अंदर, बकल कैविटी। उसके बाद फिर शॉर्ट फैरिंग्स होता है, ठीक है, शॉर्ट फैरिंग्स होता है। तो ये आपका फ्लो चार्ट ही चल रहा है, माउथ से बकल कैविटी, बकल कैविटी से शॉर्ट फैरिंग्स। फैरिंग्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेटरी चैप्टर अगर आपने पढ़ा है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, उसमें भी लिखा था कि जो फैरिंग्स है वो कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। ओके,
इस पे शॉर्ट फैरिंग्स दे रखा है। अगर कई बार लाइंस में लिख कर आता है लॉन्ग फैरिंग्स नहीं होता, शॉर्ट फैरिंग्स बोलेंगे उसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि शॉर्ट फैरिंग्स ऊपर चला गया, तो शॉर्ट फैरिंग्स इसमें किसमें मतलब वो होता है, एंड होता है ईसोफेगस में। उसके बाद आता है ईसोफेगस और ट्रेकिया भी आ सकता है। हम लोग ईसोफेगस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि हमें जीआईटी पढ़ना है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पढ़ना है, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमें ज़्यादा ट्रेकिया से लेना देना है नहीं। लेकिन कॉमन पैसेज है, क्योंकि फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है, इस वजह से हमें ट्रेकिया की भी चीज़ जानकारी होनी चाहिए। ट्रेकिया का थोड़ा सा बता के कि ये विंड पाइप है, ठीक है। ट्रेकिया का हम पहले पकड़ लेते हैं कि क्योंकि फेरिंग्स है वो ट्रेकिया में भी ओपन हो रहा है, तो विंड पाइप है, ट्रेकिया को विंड पाइप बोलते हैं, और उसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। ओके, और कार्टिलेजिनस फ्लैग क्या होता है, ओवर ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लगा होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एपिग्लॉटिस, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है फूड एंट्री इनटू ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वेलिंग। जब स्वेलो करते हैं तो ये विंड पाइप को कवर कर देता है कि ताकि वो जो खाना है वो ईसोफेगस में जाए, ये विंड पाइप में ना जाए। क्योंकि तभी अगर जब ये फ्लैपिंग, ये जो फ्लैप है ये क्लोज ढंग से नहीं हो पाता, तभी आपको कफ रिफ्लेक्स आता है। कई बार आपको खांसी आती है, जब आपने नोटिस किया होगा जब आप खाते खाते बोल रहे हो, तभी बोलते हैं कि बोलते बोलते खाना नहीं खाना चाहिए कभी भी। ओके, तो अब हम ईसोफेगस पे आ गए। ईसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं। दूसरा रास्ता है, यहाँ पे ये थिन और लॉन्ग है, थिन है और लॉन्ग है, और ये कहाँ कहाँ से पास होती हैं, नेक, थोरैक्स, डायफ्राम, पोस्टीरियरली। पास थ्रू नेक, थोरैक्स और डायफ्राम से भी पीछे की तरफ, पोस्टीरियरली, एंटीरियरली नहीं बोलना है। ओके, तो पहले ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे, अगर अब मैं किसी इंसान को देखती हूँ तो आगे ट्रैकिया, उसके पीछे ईसोफेगस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आता है ईसोफेगस के बाद स्टमक। ईसोफेगस से स्टमक आ जाएगा, लेकिन ईसोफेगस के बारे में ईसोफेगस से स्टमक आ जाएगा, ये था। ईसोफेगस से स्टमक में ऐसा नहीं है कि सीधा खाना चला जाता है, वहाँ पे स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर होती है ग्रुप ऑफ मसल्स, होती है सर्कुलर मसल्स, जो रास्ते को बंद करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती हैं, रास्ते को खोल भी देती हैं। तो इसी स्फिंक्टर को बोलते हैं, इनके बीच में जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर है उसको बोलेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। मस्कुलर है, जैसा मैंने बताया, कंट्रोल्स पैसेज ऑफ फूड इनटू स्टमक। स्टमक में जो फूड है उसको पास करता है, ठीक है, उसको जाने देता है। स्टमक का शेप क्या है, जे। स्टमक सिचुएटेड कहाँ है, अपर लेफ्ट, एब्डोमेन में सिचुएटेड है, थोरैक्स में तो नहीं है, एब्डोमेन में है, और कहाँ पे, अपर लेफ्ट। डायग्राम से भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि ये लेफ्ट साइड पे ही है, तो अपर लेफ्ट ही सही आंसर है। स्टमक के 3 मेजर पार्ट्स एक्सप्लेन कर रखे हैं इन्होंने, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। कार्डियक जो है, कार्डियक जैसे ही उससे गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर से जैसे ही अंदर आता है, उसका पहले पोर्शन में क्या होगा, कार्डियक बोलते हैं उसी पोर्शन को कार्डियक बोलते हैं। कार्डियक वाई, बिकॉज हार्ट से भी क्लोज की प्रॉक्सिमिटी से भी बोल सकते हैं उसे, बट इसको कार्डियक बोलते हैं। फिर फंडस की बात आती है, ओके, यहीं पे ईसोफेगस ओपन होता है तो इसको कार्डियक बोलते हैं, फंडस। और फिर पाइलोरिक, पाइलोरिक फर्स्ट पार्ट पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन होता है। तो ये 3 मेजर पार्ट्स है स्टमक के। उसके बाद फिर से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, अब इसके बीच में क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। जहाँ पे भी किसी ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन हम जा रहे हैं, स्फिंक्टर्स प्रेजेंट हो रहे हैं, ये आप नोटिस कर रहे हो। तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में कौन सा स्फिंक्टर था, गैस्ट्रो ईसोफेजियल। नाम से पता चल रहा है, गैस्ट्रो स्टमक से, ईसोफेजियल ईसोफेगस, ओके। और यहाँ पे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन पे जा रहे हैं तो पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, क्योंकि पाइलोरिक इसका जो पार्ट है वो सबसे नीचे वाला पार्ट है स्टमक का, तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर है उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोल दिया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, जैसे स्टमक के 3 पार्ट्स हैं,
वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, ये हैं डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। डिओडेनम के बारे में बता रखा है सी शेप्ड, जेजुनम के बारे में लॉन्ग कॉइल्ड और सबसे बीच वाले में है, ये बीच वाली है, और इलियम हाईली लॉन्ग कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड। ये चीज़ याद रखनी है कि लॉन्ग कॉइल्ड जब आता है, जब लेंथ की बात आती है तो जेजुनम आगे आ जाता है, इलियम की बात आ रही है तो बहुत ज़्यादा कॉइलिंग है इलियम में। तो ये तीनों चीज़ें, इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीक्वेंस में डीजे इस तरह से कि डीजे जी डिस्क जॉकी जो होता है डीजे जी, इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसका सीक्वेंस एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रहना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि जेजुनम लॉन्ग कॉइल्ड है, इलियम हाईली कॉइल्ड है और डिओडेनम सी शेप्ड है। ओके, नाउ कम टू ये, अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में आते ही आपको पता चलेगा यहाँ पे सीकम भी है, कोलन भी है, रेक्टम भी है। इसके 3 पार्ट्स हैं, सब चीज़ों के 3 पार्ट्स हैं, ये याद रखने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। स्टमक में भी 3 पार्ट्स थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट बता रखे हैं। सीकम, सबसे पहले सीकम आएगा। सीकम क्या है? स्मॉल ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक मतलब इसका जहाँ से एंट्री होती है वहीं से एग्जिट होती है। ओके, और सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, आई एम सॉरी, तो सीकम में स्मॉल ब्लाइंड सैक है और सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स है। ओके, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स यहीं पे प्रेजेंट होते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज, कमेंसल बैक्टीरियाज, अगर आपको याद हो, कमेंसल बैक्टीरियाज जितने भी होते हैं, कमेंसल बैक्टीरियाज विच मीन्स कि जो बॉडी के लिए यूज़फुल है, और उससे हमें कोई हार्म भी नहीं होता है, तो वो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म सीकम में ही रहते हैं। यहीं से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो निकलती है, अराइज होती है। इसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन हमारी बॉडी में ये है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन है, नैरो पतला है और फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन है। कई बार अपेंडिक्स का नाम तो सुना ही होगा, अपेंडिसाइटिस हो जाता है, काफ़ी इन्फेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये भी ब्लाइंड सैक है, इसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लोज रहिए। उसके बाद आता है कोलन पे। कोलन, सीकम से कोलन आएगा। कोलन में भी 3 पार्ट है, सब में ही 3 पार्ट है। देखो, कोलन में भी 3 पार्ट है। सीकम से निकलेंगे तो हम असेंडिंग में जाएंगे, फिर ट्रांसफर्स जाएंगे और फिर डिसेंडिंग में जाएंगे। ओके, डिसेंडिंग में जाएंगे और रेक्टम पे ये खुलेगा, रेक्टम में, और फिर ये एनस क्या थी? ओपनिंग थी, तो ओपनिंग में खुल जाता है, ख़त्म। ये रहा हमारा एलिमेंट्री कैनाल। और ये एलिमेंट्री कैनाल आप नोटिस करोगे, आप एनसीईआरटी आप देखो, आपने ऑलमोस्ट ये जो चैप्टर है इसका फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज ऑलमोस्ट आप कंप्लीट कर चुके हो। लास्ट पैराग्राफ को छोड़ के आपने सारा ये कहानी लिखी थी इस तरह से, और आपने इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद कर लिया, क्योंकि आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना सब कुछ ये कवर हो चुका है। ओके, अब हम आते हैं वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये इम्पॉर्टेंट है, 259 पेज में ये लास्ट पैराग्राफ दे रखा है, इसी की हम बात कर रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ जो कंटिन्यूड है नेक्स्ट पेज पे भी, 260 पे भी कंटिन्यूड है ये, तो इसकी बात करते हैं। वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक शुरू, हम इसकी बात करेंगे ईसोफेगस से रेक्टम। ईसोफेगस से रेक्टम की बात करते हैं। 4 लेयर्स होती हैं, ये चीज़ अलग होगी, देखो सब कुछ 3 था, यहाँ पे ये 4 है। ओके, 4 लेयर्स होती हैं। सिरोजा, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर जो होती है वो सिरोजा। अब सोच लो कि कोई भी ट्यूब है, उसका कोई आउटर एंड भी होगा, आउटर सरफेस है और इनर सरफेस है। ओके, आउटर सरफेस होता है, इनर सरफेस होता है, तभी तो ट्यूब बनती है। तो उस ट्यूब का जो आउटर मोस्ट सरफेस है वो सिरोसा है, और इनर मोस्ट क्या है? म्यूकोजा। अब इनके बीच में सीक्वेंस वाइज हम करेंगे। आउटर मोस्ट की थी सिरोजा, उसके बाद मस्क्यूलरिस है, उसके बाद सब म्यूकोजा आती है, उसके बाद म्यूकोजा आती है, जो सबसे अंदर की लेयर है, जहाँ से जो हर चीज़ के कांटेक्ट में होता है, खाना भी उसी के कांटेक्ट में होता है। समझ रहे हो आप? जो ट्यूब से जो भी सामान जाता है, ईसोफेगस से जो भी आपका खाना पीना सब कुछ जा रहा है, वो म्यूकोजा के कांटेक्ट में ही आता है, ठीक है। तो सिरोसा की बात करते हैं। सिरोसा में क्या लिखा है? थिन मेसोथीलियम। थिन मेसोथीलियम क्या क्या होता है? थिन मेसोथीलियम और
कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है ये। थिन मेसोथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। थिन मेसोथेलियम से मेसोथेलियम के बारे में बता रखा है कि विसरल ऑर्गन की जो एपिथेलियम है, जो पहली लेयर होती है विसरल ऑर्गन जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं हमारे, उसकी जो पहली लेयर होती है उसको मेसोथेलियम बोलते हैं। तो सेरोसा किस किस से बनी है? थिन मेसोथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से। दो चीज़ें यहाँ पे हैं। स्मूथ मसल्स है, मस्कुलरिस स्मूथ मसल्स हैं, जो भी यहाँ पे मूवमेंट होगी वो इसी के थ्रू होगी। यहाँ पे लिख रखा है इनर जो है आउटर, यहाँ पे आउल लिखा है मैंने और यहाँ पे आईसीयू लिखा है। आउल आईसीयू में है, बंदर नहीं, सॉरी, आउल को क्या बोलते हैं? उल्लू। उल्लू आईसीयू में है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने क्यों लिख रखी है? ओ से आउटर, एल से लॉन्गिट्यूडनल, इनर है सर्कुलर, इसलिए मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि आपको याद रहे कि जो आउटर है वो लॉन्गिट्यूडनल है, इनर है वो सर्कुलर है। किसी भी तरह से आप याद कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और कहीं कहीं सम रीजन्स में ये ऑब्लिक भी है। तो क्या कौन कौन सी शेप है? लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक, ये शेप्स हैं इसकी मस्कुलरिस लेयर की। ओके, तो मतलब स्मूथ मसल, मस्कुलरिस लेयर में स्मूथ मसल्स की शेप्स हैं। सब म्यूकोजा पे आते हैं। सब म्यूकोजा में लूज कनेक्टिव है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है ये। यहाँ पे सेरोसा में आप अगर देखोगे सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू लिखकर छोड़ दिया था, यहाँ पे बता रहा है वो लूज कनेक्टिव है। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, नर्व्स, ब्लड, लिम्फ और वेसल्स सब की सब यहीं पे होती हैं सब म्यूकोजा में। सब म्यूकोजा पे सारी नर्व्स होंगी, सारी ब्लड वेसल्स होंगी, सारी लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होंगी। तो ये सब इसी में सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होती है। और जो ग्लैंड्स है डिओडेनम में जो ग्लैंड्स है वो इसी लेयर में होते हैं, सब म्यूकोजल ग्लैंड्स होते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। म्यूकोजा पे आते हैं। म्यूकोजा में लाइंस, ल्यूमेन, ये पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे कि ल्यूमेन है। ल्यूमेन मतलब यू नो दैट खोखलापन जिसे बोलते हैं, खोखलापन है ट्यूब में, तो उसमें इसी को लाइन करता है ये। गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं ल्यूब्रिकेशन के लिए, क्योंकि सब कुछ ड्राई हो जाएगा, आपको सब कुछ पास भी तो करवाना है, जो भी सामान है, सामान से मेरा मतलब फूड है, सामान से और कुछ नहीं है, मतलब जो भी फूड पास होगा तो उसके ल्यूब्रिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, मतलब बिल्कुल अच्छे से पास हो, जो उसके लिए ल्यूब्रिकेशन ज़रूरी है। तो गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि गॉबलेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ल्यूमेन में प्रेजेंट होंगे, मतलब ल्यूमेन की लाइनिंग में प्रेजेंट होंगे, ताकि अच्छे से पैसेज हो। तो कहाँ होने चाहिए? वो म्यूकोजा में। बाकी चीज़ सब म्यूकोजा, उसके नीचे जाओगे तो आपकी नर्व्स, ब्लड वेसल्स, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, आई थिंक इट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। ओके, तो अब हम सब म्यूकोजा की मैं बात करती हूँ। सब म्यूकोजा में और भी चीज़ें बहुत सारी चीज़, तो इसमें स्टमक में इरेगुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। स्टमक में इरेगुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं र्यूगे। ओके, स्टमक में इरेगुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम र्यूगे बोलते हैं। सब म्यूकोजा की बात नहीं है, म्यूकोजा की बात है बेटा, सॉरी, म्यूकोजा की बात है ये। म्यूकोजा में र्यूगे प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। डिओडेनम के ग्लैंड्स जो थे वो यहाँ थे, और जो पेट के ग्लैंड्स है वो यहाँ पे है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स है वो, ये लिखा है। और माइक्रोविलाई भी लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोविलाई मतलब माइक्रोस्कोपिक, प्रोड्यूस बाय सेल लाइनिंग विलाई। विलाई के जो लाइनिंग्स है उसमें भी, फॉर एग्जांपल ये विलाई है तो इसमें भी ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये आपको माइक्रोविलाई लिखेंगे, ठीक है। ये ब्रश बॉर्डेड अपीयरेंस देता है, ब्रश बॉर्डेड अपीयरेंस देता है। विलाई के बारे में क्या बता रखा है कि यहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और एक लार्ज लिम्फ वेसल, लैक्टियल प्रेजेंट होती है। लिम्फ वेसल भी प्रेजेंट होती है, कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती है, दो चीज़ें प्रेजेंट होती है। और उसको लिम्फ वेसल को जो सबसे लार्ज है उसको लैक्टियल बोलते हैं। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ठीक है। विलाई, माइक्रोविलाई, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं।
अब यहीं पे एग्जाम्पल है इसका, क्रिप्स ऑफ ल्यूबिक्यून, क्रिप्स बिटवीन बेसिस ऑफ विल्लाए। जो विल्लाए हैं, फॉर एग्जाम्पल विल्लाए हैं, तो ये जो गड्ढा है इसको क्रिप्ट्स बोलते हैं, तो यही है क्रिप्स ऑफ ल्यूबिक्यून। ओके, अब ग्लैंड्स की बात आती है। ग्लैंड्स, कितने सारे ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव जो डाइजेशन में एड करते हैं उसकी बात करेंगे। डाइजेशन में जो एड करते हैं वो ग्लैंड्स आपके 3 बता रखे हैं। पहला तो सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होंगे? बकल कैविटी में होंगे। इसके भी 3 पेयर हैं, देखो 3 चीज़ें वाली ज़्यादा है। पैरोटिड है जो चीक्स में है, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर लोअर जॉ पे, और सब लिंगुअल जीभ के नीचे, टंग के नीचे होता है। ओके, प्रेजेंट आउटसाइड, ये प्रेजेंट है आउटसाइड बकल कैविटी। ये ध्यान देने वाली बात है, इनसाइड बकल कैविटी प्रेजेंट नहीं है, आउटसाइड बकल कैविटी है, विच मीन्स की टीथ से भी थोड़ा साइड में ये प्रेजेंट है। क्यों? और ये जो अपनी जो जूसेस हैं, सलाइवरी जूस है, वो बकल कैविटी में अंदर सिक्रीट होता है। मतलब जो इसका जूस जो सिक्रीट करते हैं ग्लैंड्स, वो अंदर होता है बकल कैविटी के, बट ये बकल कैविटी के अंदर होते नहीं हैं। ठीक है, आउटसाइड होते हैं बकल कैविटी में। नाउ लिवर, लिवर की मैं बात कर रही हूँ, तो लिवर में अब सेकंड लिवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसका वेट कितना 1.2 टू 1.5, तो याद रखना है, ये भी वेट भी याद रखना है। लार्जेस्ट ग्लैंड है, बिलो डायफ्राम है, डायफ्राम से नीचे है। आप फिगर देख सकते हो इसमें, डायफ्राम से नीचे है, 2 लोब्स होती हैं इसमें, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है इजी। जो हिपैटिक लोब्यूल है, हिपैटिक लोब्यूल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ओके, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लिवर की किसको बोलते हैं? हिपैटिक लोब्यूल, ये इंपॉर्टेंट है। हेपेटिक सेल्स अरेंज्ड इन कॉर्ड्स, जो सेल्स है वो कॉर्ड्स में अरेंज्ड होते हैं। कॉर्ड्स में मतलब जैसे ऐसे ऐसे सेल्स अरेंज्ड होते हैं। ओके, अगर ये पूरा लोब्यूल है तो इस तरह से सेल अरेंज्ड होंगे। ये हेपेटिक सेल्स अरेंज्ड इन कॉर्ड्स, यही जो है हेपेटिक सेल्स ही बाइल सिक्रीट करते हैं। ओके, हेपेटिक सेल्स ही बाइल सिक्रीट करते हैं। हेपेटिक लोब्यूल जो है, लोब्यूल में हेपेटिक सेल्स हैं, और लोब्यूल के ही ऊपर कैप्सूल है, ग्लिसन्स कैप्सूल। हर थिन कनेक्टिव टिश्यू, ये भी थिन है, शीथ कवरिंग ऑफ ईच लोब्यूल, हर लोब्यूल पे ग्लिसन्स कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो ये याद रखना है, ग्लिसन्स कैप्सूल किसको कवर करता है। ओके, और यहीं से जो बाइल हमने सिक्रीट करी है, ये बाइल कौन सिक्रीट कर रहा है? हेपेटिक सेल्स। ठीक है, हेपेटिक सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं बाइल, बाइल हेपेटिक डक्ट्स के थ्रू गॉल ब्लैडर में आता है। ये थिन है और ये भी मस्कुलर है, याद रखना है मस्कुलर है। यहाँ पे बाइल का स्टोरेज होता है और कॉन्सेंट्रेट हो जाता है बाइल। ओके, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बन जाता है बाइल का। यहाँ पे फिर जीबी डक्ट मीन्स गॉल ब्लैडर डक्ट, जिसको हम सिस्टिक डक्ट भी बोलते हैं। तो सीबीडी की बात हो रही है, कॉमन बाइल डक्ट की बात हो रही है। कोई कॉमन बाइल डक्ट किस किस चीज़ को लेकर बनती है? सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट को मिला के जो चीज़ बोलते हैं उसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। अगर लेकिन सीबीडी और पैनक्रिएटिक डक्ट मिल गई तो ये कॉमन हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट होती है, जो ड्योडेनम में खुलती है। ये ड्योडेनम में खुलती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस जहाँ पे खुलती है उसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, वहाँ पे भी स्फिंक्टर होगा और उसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। मतलब ड्योडेनम में है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, और कौन सी चीज़ खुलती है? कॉमन हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। ओके, तो अभी हमने 2 ग्लैंड्स किए, सलाइवरी ग्लैंड्स कर लिए, लिवर कर लिया, उसके बाद हमने किए हैं थर्ड करना है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों बोल रखा है इसमें? कंपाउंड ऑर्गन इसलिए बोल रखा है क्योंकि यहाँ पे एक्सोक्राइन भी है, यहाँ पे एंडोक्राइन भी है। ये एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है और ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करता है और एक्सोक्राइन जो है वो एंजाइम सिक्रीट करता है। तो दोनों ही सिक्रीट करता है, इसलिए इसको कंपाउंड बोल रखा है। इलोंगेटेड है यू, और यू कैन ऑलरेडी सी दिस कि इलोंगेटेड है। और ड्योडेनम के जो यू लिम्स हैं, सी शेप ड्योडेनम बोला था, यहाँ पे यू शेप लिम्स लिख रखा है। तो यू हो सी हो, ऑलमोस्ट तो यार थोड़ा टेढ़ा कर दो तो सी बन जाएगा। यू शेप्ड है, तो इसमें इतना बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ड्योडेनम के बीच में है, आप नोटिस करना, ड्योडेनम के बीच में है। एक्सोक्राइन जो पोर्शन है वो जैसा कि बताया था कि एंजाइम सिक्रीट करता है, वो भी अल्कलाइन पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस अल्कलाइन होता है।
एंड एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सब, ठीक है। इसके बाद हम प्रोसेस पे आते हैं, क्योंकि ये तो हमने बता दिया कि क्या क्या प्रेजेंट है बॉडी में, पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या प्रेजेंट है, वो चीज़ हमने डिस्कस कर ली। लेकिन हमें प्रोसेस डिस्कस करना है पहले। तो ये प्रोसेस भी छोटे छोटे, ये प्रोसेस आपको लग रहा होगा कि ये तो एनसीईआरटी से भी बड़ा जा रहा है, बट दिक्कत ये है कि एनसीईआरटी में आपके पैराग्राफ्स दे रखे हैं, और इसको मैंने फ्लो चार्ट में करके एटलीस्ट आपके जो कीवर्ड्स है वो आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे, तो आप भूलोगे नहीं, आपकी विजुअल मेमोरी भी रहेगी, इस वजह से ये है। ओके, तो एज यू कैन सी कि हमने 261 पेज पूरा कर लिया है। डाइजेशन ऑफ फूड, यहाँ से हम प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन 261 पेज तक पूरा कर लिया। तो अभी तक हमारे कितने पेजेस कवर हुए हैं? 1 2 3 4 5, 5th पेज हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोसेस से हम शुरू बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस कैसा है? डाइजेशन का प्रोसेस कैसा होता है? मैकेनिकल और केमिकल, राइट। स्टार्टिंग में क्या था? बायोकेमिकल भी लिखा था, तो केमिकल लिखा हो, बायोकेमिकल चलेगा, ओके। बकल कैविटी के 2 मेजर फंक्शंस बता रखे हैं, इस पे खुद लिखा है कि 2 मेजर फंक्शंस क्या होते हैं, मैस्टिकेशन ऑफ फूड और स्वैलोइंग का फैसिलिटेशन। स्वैलो करेगा और मैस्टिकेशन होगा फूड का, ठीक है। तो इसमें और टीथ, टंग और सलाइवा, ये 3 चीज़ें क्या करती है? मैस्टिकेट करती है और मिक्स करती है। इसके बारे में सिर्फ यही लिखा है कि मैस्टिकेट करेगा, मिक्स करेंगे। जो म्यूकस है सलाइवा में, वो क्या करता है? एक तो ल्यूब्रिकेट कर देगा और बोलस बना देगा। बोलस बना देगा मतलब एक गेंद टाइप बना देगा, एक बॉल जैसा बना देगा, ताकि वो आगे की तरफ जाए खाना, ओके। तो फेरिंग्स की बात करते हैं हम। फेरिंग्स, उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस में कैसे खाना जाएगा? ओके, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फेरिंग्स से ईसोफेगस में जब खाना जाता है, इसको कहते हैं ड्यूग्लिटेशन, इसको कहते हैं स्वैलोइंग। स्वैलो करना, जब निगलना, निगलना क्या होता है? जब फेरिंग से ईसोफेगस में जाता है। पीओ, ठीक है, पीओ, पीओ ही होती है स्वैलोइंग। यू हैव टू रिमेंबर दिस। हो सकता है कि आ जाए कि फेरिंग से नहीं, कि कहाँ से कहाँ जा रहा है फूड, फेरिंग से ईसोफेगस नहीं, ईसोफेगस से स्टमक की तरफ जा रहा है, या बकल कैविटी में से फेरिंग्स की तरफ जा रहा है, तो बोलते हैं स्वैलोइंग। नो, डिग्लूटेशन तो उसी को बोलते हैं जब फेरिंग से ईसोफेगस की तरफ आता है, पीओ, ठीक है, याद रखना। ईसोफेगस में जब फूड जा रहा होता है तो वो पेरिस्टालसिस के थ्रू जाता है। ऐसा नहीं है कि सीधा फूड गया और ट्यूब के एक एंड से शुरू हुआ और दूसरे एंड पे ऐसे गिर गया, नो। पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स होती हैं, सक्सेसिव वेव्स जो निकलती हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस निकलते हैं, सक्सेसिव वेव्स बोलते हैं, ओके। सलाइवा के कंटेंट्स इधर लिख रखे हैं। सलाइवा के कंटेंट्स हमें पता करना है। इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होती है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का होता है, तो ये याद रखना। पोटेशियम और बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यहाँ पे भी 3 चीज़ें प्रेजेंट है, देखो। इलेक्ट्रोलाइट्स, सीरम अमाइलेज, लाइसोजाइम। यहाँ पे सीरम अमाइलेज है, यहाँ पे कार्ब स्प्लिटिंग एंजाइम है। ये एमाइलेज को जहाँ पे भी ASE लगता है, इट मीन्स दैट ये एंजाइम है। और एंजाइम, ये वाला एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करता है, और ये हाइड्रोलिटिक एक्शन है, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एक्शन से ही कार्बोहाइड्रेट स्प्लिट होता है। तो यहाँ पे 30% ऑफ जो स्टार्च है, इंपॉर्टेंट है कि कितना परसेंट? 30% स्टार्च जो है वो सीरम अमाइलेज माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, डाइसैकेराइड, ओके। डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। इसका pH 6.8 pH है, ओके। और लाइसोजाइम थर्ड था, ये एंटीबैक्टीरियल है, इन्फेक्शन ना हो इससे बचाता है, बस बैक्टीरिया को मारता है, बस यही, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब आता है स्टमक में। ये पूरी की पूरी बकल कैविटी की कहानी थी। अब हम स्टमक में आएंगे। यहाँ पे फूड जो है वो 4 to 5 आवर्स तक रहता है। अब यहाँ पे भी 3 टाइप्स के सेल्स हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। यहाँ पे भी देखो 3 टाइप्स के सेल्स हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे म्यूकस नेक सेल्स हैं, म्यूकस वाले जो म्यूकस सिक्रीट करेंगे। पेप्टिक या चीफ सेल्स हैं, चीफ सेल्स, पीसी, पीसी से याद रखना है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी से याद रखना है। पेप्टिक और चीफ सेल्स क्या करते हैं? पेप्सिनोजन,
ठीक है, प्रो एंजाइम होता है, ये सिक्रीट करेंगे। पैराइटल और ऑक्जेंटिक ये HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करते हैं। विटामिन इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट है। कौन से विटामिन के एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट है? विटामिन B12, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको याद कैसे रखना है? याद आपको ऑक्जेंटिक है, पेरोक्सी है, सॉरी पेराइटल है और एक्जेंटिक प्रॉक्सी से प्रॉक्सी लगाते हैं ना लोग, प्रॉक्सी ऐसे ही लगा देते हैं कि जो नहीं आता स्टूडेंट उसकी प्रेजेंट लगवाना प्रॉक्सी होती है, तो प्रॉक्सी से पेरोक्सी ऐसे बोलना है। और पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स से क्या हो रहा है? HCl। जो दूसरे वाला फिर होगा वो पेप्टिक और चीफ होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो पेप्सिनोजन को सिक्रीट करेगा। काइम की बात आती है, काइम को क्या क्या होता है? काइम फूड जो बोलस है और एसिडिक जो गैस्ट्रिक जूस के साथ, फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो चीज़ होती है उसको हम काइम बोलते हैं। और ये इसकी मिक्सिंग कैसे होती है गैस्ट्रिक जूस से? मस्कुलर वॉल, हमने वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में इतनी सारी वॉल्स पढ़ी थी, तो मस्कुलरिस लेयर भी तो पढ़ी थी, तो वो स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पे, वही सारी जो मूवमेंट्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे भी जितनी भी चर्निंग मोमेंट्स है तो वो उसकी वजह से फूड है वो गैस्ट्रिक जूस में मिक्स होता है और उसी को हम बोलते हैं काइम। और इसके कंटेंट्स, काइम के कंटेंट्स पूरा देखते हैं हम। ठीक है, काइम के कंटेंट्स देखेंगे। कंटेंट्स क्या हैं पूरे? एसिडिक, सॉरी नॉट काइम के कंटेंट्स, एसिडिक जूस के कंटेंट्स, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के कंटेंट्स। ओके, तो कंटेंट्स में हम पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन HCl की हेल्प से ही पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ प्रोटियोलिटिक। अब यही जो प्रोटीन है, एंजाइम तो एक्टिव हो गया पहले, क्योंकि एंजाइम जो था वो इनएक्टिव था। इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव किसने बनाया? HCl ने। अब यही जो एंजाइम है ये प्रोटीन्स को तोड़ेगा, क्योंकि हमने प्रोटीन भी तो लिया है, प्रोटीन्स को तोड़ेगा पेप्सिन की हेल्प से। किस किस में? दो चीज़ों में, प्रोटियोज और पेप्टोन्स। ब्रैकेट में पेप्टाइड्स लिखा है, इनमें टूट जाता है। म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस का क्या फंक्शन दे रखा है इन्होंने? ल्यूब्रिकेशन के लिए और एक्सकोरिएशन प्रोटेक्शन। क्योंकि आपको पता है कि पेट में HCl है, HCl का pH बहुत कम होता है, तो जो स्टमक की लाइनिंग है वो ख़राब हो सकती है, वो जल सकती है उस HCl से। तो अभी क्या होता है? तो इस वजह से म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो स्टमक की लाइनिंग है वो इंटैक्ट रहे। ओके, अब इसमें लाइपेज भी होता है। लाइपेज में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, जो फैट का जो डाइजेशन होता है वो या पेट में ज़्यादा होता नहीं है, तो इसलिए लाइपेज बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। और HCl के pH की मैं बात कर रही थी, HCl का pH आया है 1.8, तो 1.8 एज यू नो कि इट इज़ इनफ टू बर्न योर म्यूकोजा, क्योंकि नाजुक ही होती है, बहुत ज़्यादा वैसी नहीं होती है रफ। ओके, रेनिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेनिन प्रोटियोलिटिक एंजाइम है और ये मिल्क प्रोटीन, ये इन्फेंट्स में मिलता है और ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ओके, इन्फेंट्स में मिलता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और ठीक है, प्रोटियोलिटिक है, विच वी नो। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि एक रेनिन जो है वो एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में भी रेनिन है, बट वो रेनिन सिंगल एन वाला है, ये वाला डबल एन वाला है। ये आपको स्पेलिंग हमेशा, जब भी क्वेश्चन है स्पेलिंग पे हमेशा जाना है, स्पेलिंग हमेशा नोटिस करनी है कि डबल एन है सिंगल एन है। डबल एन है तो मतलब ये स्टमक वाला है, अगर सिंगल एन है तो मतलब वो किडनीज वाला, वो एक्सक्रीशन वाला है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे स्टमक की बात हो गई कंप्लीट, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स कौन कॉज करा रहा है? मस्क्यूलरिस, हर चीज़ में मस्क्यूलरिस ही मूवमेंट करवा रहे हैं, क्योंकि उसी में स्मूथ मसल्स थी ना, स्मूथ मसल्स थी। और अभी याद करो कि कितनी तरह की मसल्स मैंने बताई थी, उसमें आउटर जो थी वो मैंने उल्लू बताया था, तो क्या था? आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और उसके सेकंड में क्या था? इनर सर्कुलर, ICU बताया था, इनर सर्कुलर, और कहीं कहीं ओब्लिक भी होती है, ये चीज़ बताई थी मैंने। ओके, सो रिकॉल करना है बार बार। सिक्रीशन रिलीज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं वो फिर से तीन है। ठीक है, बाहर से जितनी भी सिक्रीशंस आती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आती हैं,
क्योंकि देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो खुद के एंजाइम्स हैं वो तो हेल्प करते ही हैं, लेकिन बाहर से भी जो ग्लैंड्स थे वो भी यहाँ पे भेजते हैं डाइजेशन के लिए, क्योंकि वो खुद वहाँ पे तो फूड नहीं जाएगा, तो वो अपनी जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भेज देते हैं कि भाई डाइजेशन कर दो तुम, स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी सिक्रीशन रिलीज होती है? बाइल आएगा, पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रियास का जो सिक्रीशन है एंजाइम वाला वो यहीं पे आएगा, इंटेस्टाइन का भी सिक्रीशन यहीं पे रहता है। और ये जो है ये हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू आता है, याद रखना, बाइल और पैनक्रिएटिक जूस, ओके, हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू, इंटेस्टाइनल थोड़ी ना आएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इंटेस्टाइनल तो यही रहेगा। ओके, अब इसको ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं अब इसकी हम डिटेल पढ़ते हैं। बाइल जो है, बाइल सबसे पहले रिलीज इन ड्योडेनम, ड्योडेनम में रिलीज होता है, और इसके कंटेंट्स में ये तो यही तो हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, कहाँ रिलीज होता है ये नहीं पता, लेकिन सारी चीज़ें ड्योडेनम में रिलीज होती हैं। फाइन, ड्योडेनम में रिलीज होगी, इसके कंटेंट्स, बाइल के कंटेंट्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइल ही है, बाइल में भी बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, पिगमेंट होते हैं, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन। बाइल में सॉल्ट्स भी होता है, बाइल सॉल्ट्स बोलते हैं उन्हें, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, लेकिन कोई भी एंजाइम नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं होता। बाइल का काम क्या है? वो लाइपेज को एक्टिवेट करता है और फैट इमल्सिफिकेशन करता है, फैट्स को स्मॉल मिसल्स में, छोटे छोटे मिसल्स में उसको तोड़ता है, तोड़ने की हेल्प करता है, खुद नहीं तोड़ता है लेकिन असिस्ट करवाता है। ठीक है, लाइपेज के थ्रू तोड़वाता है, तो ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। पैनक्रिएटिक जूस पे कंटेंट्स में आएंगे, कंटेंट्स में इसमें क्या है, इनएक्टिव एंजाइम्स है सारे, ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है, एमाइलेज भी है, लाइपेज भी है, न्यूक्लिएज, ये याद रखना है, न्यूक्लिएज है, ओके, न्यूक्लिएज है। ट्रिप्सिनोजन, अब ट्रिप्सिनोजन में अभी मैंने पहले बोल दिया कि ये तो इनएक्टिव एंजाइम है, जहाँ पे भी ओजन लगता है वो इनएक्टिव है, जैसे पेप्सिनोजन स्टार्टिंग में था वो भी इनएक्टिव था, तो ये भी इनएक्टिव है। ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसकी हेल्प से? एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज की कहानी पढ़ लो पहले, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इसी को सिक्रीट करती है, एंटेरोकाइनेज इज सिक्रीटेड बाय एंटेरो, एंटेरो का मतलब ही क्या होता है? एंटेरो इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइन्स, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो इंटेस्टाइन से सिक्रीट करवा रही है। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन खुद तो अब एक्टिवेट, ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट हो गया ट्रिप्सिन में, अब ट्रिप्सिन जो है जो एक्टिवेट हो चुका है वो सारे एंजाइम्स को तोड़ के पूरा सबको वो एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, पैनक्रिएटिक जूस में जितने भी एंजाइम्स है जो एक्टिवेटेड नहीं है, काइमोट्रिप्सिनोजन नहीं था, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज नहीं था, तो ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस, थर्ड इंटेस्टाइनल जूस, ये इंटेस्टाइन सिक्रीट करता है, इसको सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं, एंटेरिकस इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, और ये आपको इस तरह से याद रहेगा। ब्रश बॉर्डेड एपिथेलियम प्लस ब्रश बॉर्डेड सेल्स हैं और गॉबलेट सेल्स हैं, यहाँ पे इनसे सिक्रीट होता है ये। ठीक है जी, इनकी सिक्रीशंस है, ब्रश बॉर्डर सेल से जो सिक्रीट होता है और जो गॉबलेट सेल से म्यूकस सिक्रीट होता है, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? एक हमारा सकस एंटेरिकस बन गया, सकस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस बन गया। ठीक है, अब इसके कंटेंट्स पढ़ते हैं, सबके कंटेंट पढ़े, इसके भी कंटेंट्स पढ़ेंगे। डाइसैकेराइडेज माल्टेज, याद हो आपको कि जो 30% स्टार्च था माउथ में वो कन्वर्ट हुआ था माल्टोज में। ठीक है, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हुआ था, अब उसी डाइसैकेराइड को ये तोड़ देगा। डाइसैकेराइडेज है, डाइपेप्टिडेज है, लाइपेज है और न्यूक्लियोसाइडेज है। अब ये याद रखना कि साइडेज का है, न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लिएज का है, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ, अब ये यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा फ्रॉम एसिड, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है एसिड से, तो वो अल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करता है 7.8, यहाँ का पीएच 7.8 है, HCl का पीएच कितना था? 1.8, सब में 0.8 है। अगर आप नोटिस करोगे आपके माउथ में पीएच जो था सलाइवरी एमाइलेज जहाँ पे वर्क कर रहा था वो कितना था? 6.8, HCl का कितना पीएच बताया इन्होंने? 1.8, ये चीज़ बताइए इंटेस्टाइनल जूस की, यहाँ पे आपका पीएच इंटरनल में पीएच कितना है?
7.8, तो सारा 0.8 में चल रहा है, ये याद रखना है। म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन कहाँ से आएंगे? पैनक्रियाज से। सेम चीज़ जहाँ पे वहाँ पे एक्सकोरिएशन में हम प्रिवेंशन करवा रहे थे उसकी स्टमक की लाइनिंग, यहाँ पे भी इंटेस्टाइनल लाइनिंग हम एक्सकोरिएशन से प्रिवेंट करवा रहे हैं इन्हीं के थ्रू। और ये कौन सिक्रीट करता है? ये सब म्यूकोजल ग्लैंड्स, ब्रनर ग्लैंड्स, सब म्यूकोजा में ग्लैंड्स थे ना, ब्रनर ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीट करता है डुओडेनम में। ओके, तो अब कार्ब, तब हम यहाँ पे जो चीज़ ब्रेक डाउन हो रही है उसकी बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, काइम में कार्बोहाइड्रेट है तो पॉलीसेकेराइड, स्टार्च को पैनक्रिएटिक अमाइलेज करेगा, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। जो बच्चा खुचा है ये भी डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फैट में लाइपेज विद द हेल्प ऑफ बाइल, डाइग्लिसराइड्स में फिर मोनो, डाई से मोनो में चला जाएगा। प्रोटीन्स में कौन से हैं? पार्शली हाइड्रोलाइज्ड ये थे। प्रोटीन्स की अगर मैं बात करेंगे तो ये प्रोटियोज और पेप्टोन्स है। ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या है? प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज का एक्टिव वर्जन, वो इनएक्टिव था। प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये एक्टिव वर्जन है। ये भी डाईपेप्टाइड में इसको तोड़ देगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले न्यूक्लियस। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ना स्टमक में ये सब चीज़ें हुई हैं, न्यूक्लिक एसिड की ना डाइजेशन ना माउथ में ना बकल कैविटी में हुआ और ना ही स्टमक में हुआ, ये सीधा का सीधा इंटेस्टाइन में हुआ है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस एक्ट करेगा, न्यूक्लियस से न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे, फिर न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ये अब एंड प्रोडक्ट में, इनके एंड प्रोडक्ट में कौन एक्ट करता है? सक्कस एंटेरिकस, क्योंकि ये तो पैनक्रियाज के एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो फाइनल स्टेप्स इन डाइजेशन है, फाइनल स्टेप्स जो हैं एंड प्रोडक्ट्स पे सक्कस एंटेरिकस को ही काम करना है। वो म्यूकोजल एपिथेलियम के बहुत ही क्लोज होते हैं इंटेस्टाइन में, ये लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में। और जो ब्रेकडाउन है, अब ये ध्यान देने वाली बात है, ब्रेकडाउन है जो डिओडेनम में होता है, एब्जॉर्प्शन जेजुनम इलियम में, डीजेआई, याद है सीक्वेंस? डीजेजी मैंने बताया था सीक्वेंस। तो जो ब्रेकडाउन है वो फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा, बाकी के जो 2 पार्ट्स में इंटेस्टाइन के वो एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे कि डाइपेप्टाइड है, ये ए अमाइनो एसिड्स में, डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टाइडेज ही तोड़ेगा ना, तो इसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। माल्टोज है, माल्टोज पे माल्टेज एक्ट करता है तो ये 2 ग्लूकोज बनते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि माल्टोज टूट के क्या बनता है? 2 ग्लूकोज। लैक्टोज टूट के क्या बनता है? गैलैक्टोज। एक तो लैक्टेज तो इस पे एक्ट करेगा ही, बट ये जो एक ग्लूकोज ही होगा, सब में एक ग्लूकोज तो है ही। माल्टोज में 2 ग्लूकोज है, लैक्टोज में गैलैक्टोज है, सुक्रोज में एक फ्रक्टोज आ जाता है, बाकी सब सेम है, याद रहेगा। न्यूक्लियोटाइड्स जो हमने यहाँ पे एंड में बने थे, न्यूक्लियोटाइड्स जो बन रहे थे, न्यूक्लियोटाइडेज होगा, उसके बाद न्यूक्लियोटाइडेज की हेल्प से न्यूक्लियोसाइड बनेगा, न्यूक्लियोसाइडेज शुगर और बेस में इसको कन्वर्ट कर देगा, लास्ट में शुगर और बेस बनता है। डाई और मोनोग्लिसराइड्स जो हैं वो फैटी एसिड, ये फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये लास्ट में बिल्कुल बनता है। अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 चीज़ों का एब्जॉर्प्शन बता रखा है, वाटर, मिनरल एंड ड्रग्स। एनसीईआरटी में सिर्फ 3 चीज़ों का एब्जॉर्प्शन बता रखा है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। और इसके बाद यहाँ पे म्यूकस भी सिक्रीट होता है। म्यूकस सिक्रीट होता है वाई? टू अडेयर वेस्ट को अडेयर करना बहुत ज़रूरी होता है कि फीसस को अगर फॉर एग्जांपल अगर वो बिल्कुल ही पार्टिकल्स बिखरे हुए हों तो उसका जो रिमूवल है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा पेरिस्टाल्सिस के थ्रू, और जो उसके जो पार्टिकल्स है हो सकता है वो पीछे छूट जाएंगे, तो इट इज़ नॉट एट ऑल हेल्थी। पूरा कंप्लीट रिमूवल इम्पॉर्टेंट होता है, इस वजह से अडेयर करना पड़ता है वेस्ट को। इसके बाद जो लुब्रिकेशन फॉर ईजी पैसेज, ईजिली पास हो जो फीकल मैटर है उसके लिए पैसेज का लुब्रिकेट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से म्यूकस सिक्रीट होता है। फीकल मैटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है विच इज़ इलियम से सीकम में जाता है। सीकम इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए बीच में एक वॉल्व पड़ता है,
which is called ileocecal valve. As you can see, ileocecal, it is made up of two words, ileum and cecum. तो ये अंडरस्टूड है. वॉल्व का फंक्शन ही होता है कि बैक फ्लो प्रिवेंट करना, तो यहाँ पे भी बैक फ्लो ही प्रिवेंट होगा ताकि जो फीकल मैटर है वो पीछे ना चला जाए. पीछे चला जाएगा तो इट इज़ डेट्रीमेंटल टू हेल्थ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फुली इवैक्यूएट द फीकल मैटर. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे चीज़ें सिक्रीट हो रही है, म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों का ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सारी चीज़ों का नहीं. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है. नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी इज़ फाउंड हियर. तो यहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा. रेक्टम में टेम्परेरी स्टोर करता है फीकल मैटर को जब तक उसका रिमूवल नहीं हो जाता है. डिफिकेशन जब तक नहीं हो जाती तब तक टेम्परेली वो वहीं पे स्टोर रहेगा. ठीक है. अब जीआईटी एक्टिविटीज़ है. जीआईटी एक्टिविटीज़ का रेगुलेशन भी होता है. कोई तो रेगुलेट करेगा. जितनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कोई तो देखेगा कि किस तरह से किसको ज़्यादा करना है, किसको कम करना है, कब एंजाइम्स निकलवाने हैं ज़्यादा, कब कम करवाने हैं. तो ये सब जो कंट्रोल है वो नर्वस सिस्टम के अंडर होता है और वो ये हार्मोन्स के सिस्टम के अंडर भी होता है. मीन्स एंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरल कंट्रोल, नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर ही इस चीज़ को रेगुलेट करते हैं. जब आप फूड लेते हो, कई बार ओरल कैविटी में जब आपका फूड जाता है, उसकी साइट और उसकी स्मेल से सलाइवा सेक्रेशन स्टिमुलेट होता है. सलाइवा सेक्रेशन स्टिमुलेट होगा और इसी की वजह से जब आप फूड लेते हो, जब फूड अंदर जाता है तो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन भी स्टार्ट हो जाती हैं. और ये सब जो भी है ये नर्वस कंट्रोल है, ये न्यूरल कंट्रोल के अंदर होता है. और मस्कुलर एक्टिविटी का कंट्रोल दो चीज़ों पे बता रखा है, लोकल और सीएनएस. लोकल नर्वस सिस्टम है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये दोनों चीज़ें रेगुलेट करती है मस्कुलर एक्टिविटी मीन्स की मस्कुलरिस लेयर की जो एक्टिविटी है. हमने एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर्स पढ़ी थी. एलिमेंट्री कैनाल वॉल की 4 लेयर्स थी, उसमें से एक थी मस्कुलरिस. तो मस्कुलरिस में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होते हैं, वो जो है वो इन्हीं के अंडर होते हैं, लोकल और सीएनएस के अंडर. इसके बाद हार्मोनल कंट्रोल. एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि हार्मोनल कंट्रोल भी होगा. तो हार्मोनल कंट्रोल कैसे? यहाँ पे लोकल हार्मोन सिक्रीट होंगे गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के थ्रू. म्यूकोजा ही सिक्रीट करती है. और यहाँ पे लोकल हार्मोन्स की यहाँ पे नाम नहीं दे रखे हैं. 4 तरह के हार्मोन्स एनसीईआरटी में लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन में बता रखा है कि गैस्ट्रिन है आपका, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसीके बोलते हैं, और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जीआईपी. तो ये लोकल हार्मोन्स हैं और ये लोकल हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एक्टिविटी. फाइन. अब आप एब्जॉर्प्शन पे आते हैं. एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? जो एंड प्रोडक्ट्स हैं डाइजेशन के, अब डाइजेशन तो हो गया, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स बन गई. अब जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो उनका ब्लड या लिम्फ में एब्जॉर्ब होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एब्जॉर्ब होना मीन्स कि सर्कुलेशन में आना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक बार टूट चुके हैं वो सर्कुलेशन में आएंगे तभी तो सारी बॉडी की टिश्यूज़ में जाएंगे वो. ओके. तो टिश्यूज़ में जाने के लिए उनका सर्कुलेशन में आना इंपॉर्टेंट है. और ये जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस से वो सर्कुलेशन में आते हैं, इस प्रोसेस का नाम ही एब्जॉर्प्शन होता है. और ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के थ्रू ब्लड और लिम्फ तक पहुंचता है. फाइन. तो 3 तरह के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं, पैसिव, फैसिलिटेटेड, एक्टिव. पैसिव में एज यू कैन इन्फर फ्रॉम द वर्ड कि पैसिव में किसी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो ये सिंपल डिफ्यूजन से होता है. एंड इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. मीन्स कि जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन है, जहाँ पे हाई होगा, हाई टू लो ही उसकी डायरेक्शन होगी. फाइन. यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स के बारे में बात कर रखी है कि इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है. फाइन. ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड में भी बता रखा है और एक्टिव में भी बता रखा है. तो यू हैव टू रिमेंबर कि सब में इसका एब्जॉर्प्शन बता रखा है. एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स में क्लोराइड आयंस पैसिव एब्जॉर्प्शन बता रखा है और सोडियम में एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है. फाइन. ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ये H2O, ये तो पैसिव आपको लगेगा ही. और जो कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन के बारे में फैसिलिटेटेड की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब आपको समझ आता है कि
किसी की हेल्प से, किसी की अगर हेल्प से कोई प्रोसेस होती है, इट मीन्स दैट इट इज़ फैसिलिटेटेड। और ये जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन की, ये कौन फैसिलिटेट कर रहा है? कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन की हेल्प से हो रहा है। एक्टिव में एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि एक्टिव है तो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा और ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, यू हैव टू रिमेंबर क्लोराइड और सोडियम, ये जो आयंस है इनके बारे में याद रखना है। नाउ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, दीज आर इनसोल्यूबल इन ब्लड। इनसोल्यूबल है तो ये ब्लड में एग्जैक्टली ऐसे इस तरह से एब्जॉर्ब हो नहीं सकते, तो इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है एब्जॉर्प्शन का। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ये मिसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं, एंड दीज मिसल्स गो टू इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में चले जाते हैं और यहीं पे इनका रीफॉर्मेशन होता है, दोबारा से रीफॉर्म हो जाता है। रिफॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ इसमें प्रोटीन कोटिंग चढ़ जाती है इन पे। अब जब प्रोटीन कोटिंग चढ़ गई तो इसके बाद इसको बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो लैक्टियल्स में होता है। लैक्टियल्स आपको क्रिप्स बताई थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो क्रिप्स हैं वहीं पे लैक्टियल्स होती हैं और उधर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद ये इवेंचुअली जाके ब्लड में ही एब्जॉर्ब होता है। फाइन, यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स बता रखे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के, और यहाँ पे किन किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होगा। माउथ में सर्टेन ड्रग्स in contact with mucosa of mouth, lower side of tongue into blood capillaries। तो ये है ड्रग्स के बारे में बता रखा है। और ड्रग्स में जैसे नाइट्रोग्लिसरीन इज़ वेरी फेमस, जो एंजाइना के अटैक में आप देते हैं, हार्ट की डिजीज़ में जो एंजाइना का अटैक आता है तो नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो सबलिंगुअली होता है, राइट। तो सबलिंगुअली होता है तो रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है उसका ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। तो ये चीज़, ये बस एग्जाम्पल है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, ऐसा एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है। स्टमक में 3 चीज़ों का एब्जॉर्प्शन बता रखा है पानी का, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल। अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहीं नहीं बता रखा, अल्कोहल फर्स्ट टाइम आया है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, और डाइजेशन यहीं पे कंप्लीट होता है और फाइनल प्रोडक्ट्स यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फाइन, यहाँ पे फिर लार्ज इंटेस्टाइन पे आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन पे ये ओमिट हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज और जितने भी FA+ ग्लिस्ट्रॉल मीन्स फैटी एसिड प्लस ग्लिस्ट्रॉल और अमाइनो एसिड्स, इन सब का एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है, तो ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 चीज़ों का बता रखा है, वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स, ठीक है, ये पहले भी बता चुके हैं। अब एसिमिलेशन पे आते हैं। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक बार जब सब्सटेंसेस जो हैं वो एब्जॉर्ब हो गए, एब्जॉर्ब होने के बाद उनको टिश्यूज़ में पहुंचना और उसका यूटिलाइजेशन होना। यूटिलाइजेशन मतलब क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होगा वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका यूटिलाइजेशन होना ही उनका एसिमिलेशन है। जो एब्जॉर्प्शन के बाद की प्रोसेस है उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन है, अब यूटिलाइज हो गया, अब वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, अब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ एक्सक्रीशन में आती है। एक्सक्रीशन में कैसे होता है, इट इज़ द न्यूरल रिफ्लेक्स, और ये न्यूरल रिफ्लेक्स ये कौन जनरेट करता है, जो आपका फीकल मैटर है, फीकल मैटर वॉल्स के थ्रू न्यूरल रिफ्लेक्स जनरेट करता है। अर्ज होती है रिमूव करने की उसे, तो फीकल एजेशन होता है थ्रू ओपनिंग, जिसको हम एनस बोलते हैं, एनल ओपनिंग, बाहर निकलता है और इसी को हम डिफिकेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को ही डिफिकेशन बोलते हैं। ये वॉलेंट्री प्रोसेस है, मीन्स हमारे कंट्रोल में है, ऐसा तो नहीं है कंट्रोल में नहीं होती, कंट्रोल में नहीं होती है विच मीन्स इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, वो अलग चीज़ है, वो डिजीज़ के पार्ट में आता है, लेकिन नॉर्मली ये कंट्रोल में रहता है आपकी, तो ये वॉलेंट्री प्रोसेस है। और मास पेरिस्टैटिक मूवमेंट मीन्स पेरिस्टाल्सिस होती है यहाँ पे, उसके थ्रू ही इवैक्यूएशन होता है। मास पेरिस्टाल्सिस मीन्स कि बहुत ज़्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, राइट। ओके, डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। डिसऑर्डर्स में मोस्ट कॉमन जो एलिमेंट है वो इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन होती है, बैक्टीरियल और वायरल दोनों के इन्फेक्शन से हो सकता है। इन्फेक्शन बाय पैरासाइट्स भी दे रखे हैं इधर, टेपवर्म है, राउंड वर्म है, थ्रेड वर्म, हुक पेन, ये सब, तो ये याद कर सकते हो। और जॉन्डिस में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, लिवर का। स्किन आईज येलो हो जाती हैं, वाई, बिकॉज बाइल पिगमेंट इज गेटिंग डिपॉजिटेड। वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है, जो स्टमक के कंटेंट है, स्टमक में जो भी कंटेंट है वो इजेक्ट हो जाता है माउथ के थ्रू। वॉमिट सेंटर कहाँ है, मेडुला में, वे ही इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है।
और वॉमिटिंग से पहले क्या होता है, नोज़िया, नोज़िया की फीलिंग होती है, वॉमिटिंग की फीलिंग आना, उसको नोज़िया बोलते हैं। और वो आपको जैसे मुझे वॉमिटिंग आने वाली है फ्यू पीपल से ना, तो ये नोज़िया होता है। डायरिया, डायरिया एबनॉर्मल फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट, एबनॉर्मल हो जाती है बाउल मूवमेंट, ज़्यादा बार जाना पड़ता है, और इसकी जो लिक्विडिटी है, जो फीकल मैटर का जो कंसिस्टेंसी है वो ऑलमोस्ट लिक्विड हो जाती है, तो इसमें ऐसा रहता है। और एब्जॉर्प्शन जो फूड का है वो डिक्रीज रहता है। कॉन्स्टिपेशन में रेक्टम में रिटेन्ड रहता है जो फीकल मैटर है। बाउल मूवमेंट्स इरेगुलर होती हैं, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी 3 दिन बाद हो रहा है, तो ये वेरी करता है। तो इसी चीज़ को कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। इंडाइजेशन, फीलिंग ऑफ फुलनेस, वाई, बिकॉज फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, ढंग से डाइजेशन नहीं होगा तो ऐसा पेट फूला फूला सा लगता है। और ढंग से डाइजेशन क्यों नहीं होगा, एंजाइम सिक्रीशन अगर ढंग से नहीं हुआ तो नहीं होगा। आपने मतलब एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी की वजह से भी एंजाइम का जो सिक्रीशन है वो इम्पैक्ट करता है उस चीज़ को, तो इस वजह से भी नहीं होगा डाइजेशन अच्छे से। फूड पॉइजनिंग हो गई है, ओवर ईटिंग कर लिया आपने, तो इस वजह से भी आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, समरी पे आते हैं। समरी में मोस्टली सारी जो चीज़ें हैं वो टेक्स्ट में कवर हो चुकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई हैं, तो वी आर रीडिंग दोज थिंग्स कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उसमें लिवर के साथ विद गॉल ब्लैडर ये चीज़ लिख रखी है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। स्टमक में मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ये लाइन दे नहीं रखी है बट इट इज़ प्रिटी मच अंडरस्टूड कि वहाँ पे लाइपेज, स्टमक में लाइपेज कम था तो लिपिड का एब्जॉर्प्शन तो होगा ही नहीं। बाकी चीज़ों की तो बात ही छोड़ दो, उसमें था नहीं। और सिर्फ प्रोटीन का पेप्सिनोजन के थ्रू, पेप्सिन के थ्रू बेसिकली होता है, तो यहाँ पे मेनली प्रोटीन का ही डाइजेशन होगा। ये लाइन दे रखी है, ये लाइन सिर्फ समरी में दे रखी है, तो आप रिटन इट डाउन। काइम जो है, जो एब्डोमेन में सॉरी ड्योडेनम में जो काइम पहुंचता है वो इज एक्टेड अपॉन बाय पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल आता है, और एंजाइम सकस एंटेरिकस में जो एंजाइम होते हैं, ये भी आपको लिख रखा है। ये लाइन मोस्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये लाइन नहीं दे रखी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड फीकल मैटर इज सेमी सॉलिड, तो ये इम्पॉर्टेंट था। तो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव ऑलरेडी कवर्ड एवरीथिंग, तो आपके सारे अपने पेजेस कवर कर चुके हैं। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चंस हैं या आपको लगता है कि किसी तरह से आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।